क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था, डिस्कवरिंग टूथ, द सागा कंटिन्यूज। ये चैप्टर थोड़ा हिस्टोरिकल भी है, आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लिया भी गया है, नेशनल जियोग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6 से इसको लिया भी गया है। ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, उसी का ये पार्ट है। तो हमने वहाँ तक पढ़ लिया था कि इनका सीटी स्कैन किया गया, एक्सरे किया गया और ये बात पता चली कि पसली की हड्डी गायब थी। और इनका जाना बहुत बड़ी घटना ये थी कि अपने वंश के ये आखिरी राजा थे, लेकिन कैसे मरे और मृत्यु के बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। यहाँ से आगे अब Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and now moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Amenhotep III, ये 3/4 करके नाम, चूंकि एक ही नाम कई बार आते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे लगा दिया जाता है। ये तुत के फादर या ग्रैंडफादर थे, पिता या दादा थे। ये पावरफुल फराओ, यानी फराओ बताया था कि वहाँ के किंग को कहा, बड़े शक्तिशाली किंग थे। फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स इन्होंने शासन किया, 4 डिकेड, डिकेड यानी 10 साल, यानी 40 साल के लगभग इन्होंने शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, ये 18वां वंश चल रहा था, 18वां वंश राजाओं का वहाँ चल रहा था, और ये गोल्डन एज था, स्वर्ण काल था, यानी सबसे अच्छा समय था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. और उनके पुत्र हुए Amenhotep IV, अब 3 थे तो फिर पुत्र का नाम वही सेम था तो 4 लगा, चतुर्थ। तो succeeded him, उनके बाद वो राजा हुए, and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. और प्राचीन इतिहास जो था इस इजिप्ट का, मिस्र का, वहाँ एक विचित्र सी घटना का प्रारंभ उन्होंने किया। द न्यू फराओ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, उन्होंने एटेन के वर्शिप को, एटेन नाम के गॉड के वर्शिप को प्रमोट किया, यानी उनकी पूजा की परंपरा उन्होंने डाली और कहा नहीं इसी को पूजना, अब इस देवता की पूजा होगी। चेंज हिज नेम द सन डिस्क, सन डिस्क मतलब सूर्य देवता, सूर्य देवता का कहा कि अब भाई ये एटेन की पूजा होगी, ये सबसे बड़े देवता माने जाएंगे अब। चेंज हिज नेम टू एखेनातेन, और अपना नाम बदल के एमेनहोटेप 4 से एखनातेन उन्होंने कर लिया। और एखनातेन का अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ द एटेन, यानी एटेन देवता का नौकर, अर्थात सन डिस्क गॉड जो थे उनके नौकर। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ एखतातेन, तो जो पुरानी राजधानी उनकी थेबिस में थी, थेबिस से राजधानी भी परिवर्तन करके एक शहर का नाम उन्होंने एखतातेन रखा कि सन गॉड से ही रिलेटेड मिलता जुलता नाम, और वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, राजधानी को भी बदल दिया। नोन नाउ एज अमारना, अब इस जगह का नाम अमारना है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमून द मेजर गॉड, और इसके पहले जो सबसे बड़े देवता थे आमून नाम के, वहाँ उन्होंने अटैक कर दिया और लोगों को, देश को बड़ा इससे भी सदमा लगा। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, तो उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़ा और उनके मंदिरों को बंद करा दिया, तोड़ फोड़ दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, रे जॉनसन कहते हैं कि ये बड़ा भयानक, बड़ा क्रूर, बड़ा आतंक का समय रहा होगा। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, लक्सर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च सेंटर है, ये रे जॉनसन वहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने ये बात कही। द साइट ऑफ एंसेंट थेबिस,
और जो पुराना थेबेस जो राजधानी थी वहाँ पे ये स्थित है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। ये परिवार जो कि सैकड़ों शताब्दियों तक, मतलब सैकड़ों सालों तक जिसने शासन चलाया, अब समाप्त हो रहा था। एंड एक्नातेन वेंट अ लिटिल वैकी, और एक्नातेन थोड़े से सनकी या मनमानी करने वाले होते जा रहे थे और अब कमज़ोर भी पड़ रहे थे। ये देखो, ये तोड़ फोड़ एक देवता को स्थापित करने की, ये कई जगह ये चला है पूरे विश्व में, मिस्र से ही। जैसे इसी तरह इस्लाम भी आया या क्रिश्चियनिटी आई तो उन्होंने भी ये किया कि पुराने मंदिरों को तोड़ना, ध्वस्त करना, फिर नया गॉड स्थापित करना। ये परंपराएं ऐसी होती रही, ढेर सारे लोग इस तरह के होते रहे हैं देश में, समाज में। आफ्टर एक्नातेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखकारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. Restoration of his old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. तो एक्नातेन के जब डेथ हो गई, आफ्टर एक्नातेन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखकारे, स्मेनखकारे नाम का एक रहस्यमयी शासक उत्पन्न होता है। अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और आए और उनका कोई बहुत लक्षण नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। थोड़े ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए शासन किया, आए और ख़त्म हो गए। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातेन टुक द थ्रोन, फिर एक बहुत ही कम आयु का तूतनखातन नाम का व्यक्ति गद्दी पे बैठता है, थ्रोन पे बैठता है। किंग तूत एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज उनका नाम, वही तूत जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनका नाम ये बड़े फेमस हुए, ये बैठे। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन, तो तूतनखातन उनका जो नाम था, इन्होंने अपना नाम बदल के तूतनखामुन कर लिया। तूतनखामुन का अर्थ हुआ लिविंग इमेज ऑफ आमुन, यानी जो इनके पूर्वजों ने, इनके एक पीढ़ी के एक राजा के पहले वाले राजा ने आमुन राजा के मंदिर तोड़े, उनकी मूर्तियां तोड़ी, उनको बंद कराया पूजा पाठ, ठीक है, और दूसरे गॉड की पूजा शुरू कराई, अटेन की। लेकिन ये रिस्टोर किया, अपना नाम बदल के कर लिया तूतनखामुन, यानी आमुन गॉड के ही एकदम जीवित रूप के रूप में आ गए, और ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और पुराने जो तौर तरीके थे, पुरानी परंपराएं पूजा पद्धति की थी, उसको फिर से रेस्टोर किया गया, फिर से स्थापित किया गया। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, लगभग 9 सालों तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और एकदम अचानक, बिना किसी आशा के, ऐसी कोई आशा नहीं थी, इतनी कम आयु में अचानक मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Societies and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned, in death as in life, moving regardless ahead of his countrymen. अब regardless of his fame and his speculations about his fate, अब उनकी जो प्रसिद्धि है तूतनखामुन किंग की, और उनके भाग्य के बारे में जो स्पेकुलेशंस हैं, जो तमाम किंवदंतियां, कहानियां चल रही हैं, इन सबको छोड़ भी दिया जाए और देखा जाए तो टूट इज़ वन ममी अमंग मेनी इजिप्ट, इजिप्ट में जितनी कई ममियाँ हैं उसमें एक ममी है। तो आज वास्तव में इतने बड़े किंग, इनके भाग्य के बारे में इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं, इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, सबसे ज़्यादा चर्चित कब्र इनकी रही, लेकिन आज देखा जाए तो ये केवल एक ममी है इजिप्ट में, जैसे ममियाँ। तो हाउ मेनी, कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कितनी ममियाँ हैं। क्यों? क्योंकि इन द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट, जो मिस्र देश में ममी प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च किया गया, तो विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, 2003 के अंत में ये प्रारंभ हुआ, ये कार्य, इसका प्रयोग करना, और विद हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग। 600 ममियाँ की तो रिकॉर्ड की गई, 600 ममियों को प्राप्त किया गया, उनको खोजा गया, उनकी रिकॉर्ड, उनको दर्ज किया गया, रिकॉर्ड बनाया गया, उनका लेखा जोखा रखा गया, 600 एंड स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिन रही है ये संस्था, यानी 600 से ज़्यादा ममियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। द नेक्स्ट फेज, और अगले में क्या हुआ
पहले तो मम्मियों का डेटा बनाना, रिकॉर्ड बनाना, फिर अगले उसके कार्यक्रम में स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन। एक सिटी मशीन जो होती है उसको पोर्टेबल यानी कहीं ले जाया जा सके, एक ऐसी मशीन जिसको कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी ये संस्था है जो इस तरह के वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहन देती है। तो इसने और सीमेंस या साइमंस नाम की जो कंपनी है सिटी स्कैन बनाने वाली, इन दोनों ने मिलकर दान किया इजिप्टियन मामी प्रोजेक्ट को, ये मशीन दान कर दी कि सिटी स्कैन मशीन है, इससे आप जांच करें। ये मशीनें बहुत महंगी आती हैं, मुझे लगता है कि कई करोड़ों की आती होंगी इस समय जो मशीन नई वाली आ रही है 128 स्लाइड्स की। तो ये दान में मिल गया। किंग तुत इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड। अब किंग तुत भी भाई पहला मम्मी है कि जिसको स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और भाई जैसे जीवन में अपने देश में वो सबसे आगे था, अपने देशवासियों से आगे था, मृत्यु के बाद भी देखो सबसे आगे चल रहा है कि सबसे पहले वही स्कैन किया गया। यानी पहले भी चर्चा में था, मृत्यु के बाद भी चर्चा में है, तब भी आगे था, अब भी आगे। तो उसकी पावर देखो कि सबसे पहले स्कैन हुआ। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. तो अब कहते हैं कि सिटी मशीन ने स्कैन किया मम्मी को हेड टू टो, यानी सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक, टो यानी पैर की उंगलियां, वहां तक पूरा स्कैन किया और 1700 डिजिटल एक्सरे किए, यानी 1700 छोटे छोटे डिजिटल चित्र लिए गए, एक्सरे किए गए। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब होता है कि चारों ओर से ऐसे, जैसे ऐसे भी, इधर से भी, उधर से भी, जितने प्रकार से हो सकता है। और क्या किया गया कि तुत का जो हेड था ये स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, मतलब मिलीमीटर तुम स्केल में देखो, और 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस, यानी इतने छोटे छोटे पार्ट में भी उसके हेड को स्कैन किया गया टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। इसकी जो बहुत ही जटिल संरचना है, छोटी सी छोटी संरचना डिटेल है, टेक्स ऑन ईरी डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज। और जो परिणाम आया वो ईरी डिटेल, बड़ा ही मतलब में ईरी मतलब एक समझ लो कि एक तरह से कि अजीब सा भय मिश्रित आश्चर्य समझो, वो सारी डिटेल्स सामने आई। विथ टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और टुट की पूरी बॉडी का भी इसी तरह रिकॉर्ड किया गया, सिटी स्कैन करके चित्र लिए गए। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब जो एक्सरे सिटी स्कैन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, तो उनकी टीम थी। फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स जो मृत्यु के बाद जांच करते हैं उनकी टीम थी। एंड एनाटमी, एनाटमी यानी शरीर विज्ञान के एक्सपर्ट होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। इन सभी एक्सपर्ट्स की पूरी टीम जांच कर रही थी। बिगैन टू प्रोब द सीक्रेट्स, तो उन रहस्यों में घुसने का प्रयास करने लगे। दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बेरियल श्राइन प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग। विंग्ड गॉडेसेस, पंखों वाली एक देवी, ऐसा उनके बेरियल के बाहर लगा हुआ था कि भाई ये सुरक्षा कर रही हैं, इसको कोई खोल के अंदर ना जाए। और तमाम बातें लिखी भी थी, जो डिस्टर्ब करेगा, जो खोलेगा उसके ऊपर शाप पड़ेगा या कुछ प्रलय होगा, मतलब नुकसान होगा, ऐसे। तो इतने सालों तक उस श्राइन को, बेरियल श्राइन को, उस कब्र को जिन्होंने सुरक्षित रखा हुआ था, अब उसके अंदर रहस्य में घुसना लोगों ने प्रारंभ किया। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. द नाइट ऑफ द स्कैन, और जिस रात ये स्कैन होनी थी उस रात क्या हुआ? वर्कमैन कैरीड टूथ फ्रॉम द टोम टू हिज बॉक्स, टूम से लेकर उसके बक्से को, कब्र से लेकर निकाले, बाहर निकाले। कब्र के अंदर मशीन वगैरह नहीं सेट हो पा रही होंगी। लाइक पॉल बेयरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड।
और जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ों को ले जाते हैं जहाज़ में होते हैं पॉल बेयरर्स वगैरह काम करते हैं, इस तरह ये रैंप पे बिल्कुल चढ़े, सीढ़ियाँ चढ़ें। ये बिल्कुल जो पिरामिड बनता है ये इसके नीचे ज़मीन के अंदर ये सारी संरचनाएं रहती थी। तो बहुत बचा बचा के किसी तरह इस चीज़ को लेकर वो लोग बाहर निकले। एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के ऊपर आए इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बिल्कुल स्वर्लिंग सैंड यानी बालू उड़ रहा था एकदम तूफान। रेगिस्तान पूरा है, रेगिस्तान तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, ज़्यादातर बच्चों ने फिल्मों वगैरह में देखो बालू अचानक उड़ते हैं, बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, लोग दब जाते हैं, चीज़ें दब जाती हैं बालू के अंदर। तो बड़ी तेज बालू उड़ रहे थे। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। तो फिर चढ़े एक हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसा होता है कि वो अपने आप उठता बैठता है। हाइड्रोलिक सिस्टम, अब तो ट्रैक्टर वगैरह की ट्रॉली भी हाइड्रोलिक सिस्टम से ऐसे उठ के चीज़ें पलट देती हैं, तो उस तरह का सिस्टम। तो उस पर ले जाके उसको रखा, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिस पे स्कैनर टिका हुआ था कि अब वो लिख उठा के स्कैनर के पास बॉडी ले जाएगी मम्मी को और जांच होगी। लेकिन हुआ क्या, 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज्ड। 20 मिनट के बाद 2 आदमी आए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई, जो कि कहीं ऑफिस में ही आसपास रहते थे, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और चले गए। एक जोड़ा लाए थे वाइट प्लास्टिक फैन, सफ़ेद प्लास्टिक का पंखा था, लेके गए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। अब वो सोचे कि $1 million स्कैनर, ये करोड़ों रुपए का ये जो स्कैनर था, ये काम करना बंद कर चुका था, खराब हो चुका था। सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि इसके अंदर कोई पंखा वंखा मशीन में होता था, उसमें बालू वालू चला गया था, तो ये बंद हो गया। कर्स ऑफ द फराव जोक द गार्ड नर्वसली। और एक गार्ड जो वहाँ पे था सुरक्षा कर्मी, वो काफ़ी घबराहट में, ये हंसी में ही कहा मजाक में ही, कि ये फराव का सांप है। उसमें सारी चीज़ें लिखी थी कि जो छेड़ेगा, जो डिस्टर्ब करेगा, ऐसे ऐसे होगा। तो ये घटना हो गई, यानी मशीन के साथ ये दुर्घटना हो गई, इतनी महंगी मशीन के बाद। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। तो वो जो 2 पंखे लेकर आए थे, वो जो दोनों आदमी, तो वो जो सब्स्टिट्यूट फैंस मतलब उसके बदले में जो लाए थे, भाग्य से ये अच्छी तरह से काम किए टू फिनिश द प्रोसीजर। जो प्रोसीजर था, जो काम था, वो पूरा हो गया। After checking that no data has been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in place where the funerary priest had laid him so long ago. तो आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैज़ लॉस्ट, तो सारे जो वहाँ पे साइंटिस्ट थे उन लोगों ने चेक किया कि कोई डेटा खोया तो नहीं, जितनी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की सब ठीक ठाक सुरक्षित हैं। जब हो गया तो टेक्नीशियन टर्न टूथ ओवर टू द वर्कमैन, तो टूथ को वर्कमैन को दे दिया, कर्मचारियों को दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम, जो फिर वापस उसको कब्र में ले गए। लेस दैन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, तो 3 घंटे के बाद ये कब्र से निकाला गया था। तो इसके बाद फिर ये 3 घंटे के अंदर ही वापस वहाँ गया। द फराओ अगेन रेस्टेड इन पीस, फिर वो शांति में आराम कर रहे थे। वेयर द फ्यूनरी प्रिस्ट, दफनाने वाले पुजारियों ने जहाँ उनको आराम करने के लिए रखा था, सो लॉन्ग एगो, इतने लंबे समय पहले, लगभग 3500 साल पहले जहाँ रखा था, वहाँ वापस इनको पहुँचा दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of tooth on a computer screen. बाद में जब ये शुरुआत हुई, ये जांच पड़ताल की, ये जो स्कैन जो इमेज लिए गए थे, तो जब उसका ट्रेलर देखा जा रहा था, प्रारंभ में जो चीज़ दिखाई जाती है ट्रेलर का, तो उसमें एक आश्चर्यचकित करने वाली एक चित्र कंप्यूटर स्क्रीन पे आई टूथ की। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स छोटे छोटे पार्ट किसी चित्र के, उसको पिक्सल कहते हैं। डिजिटल चित्र जो होते हैं वो छोटे छोटे पिक्सल्स के बने हुए। तो एक सिर का ढेर सारे पिक्सल्स बिखरे हुए थे और कंप्यूटर स्क्रीन पे वो एक सिर का चित्र बना रहे थे। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन था कंप्यूटर पे, वो इस चित्र को हर तरह से घुमा रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, कंप्यूटर में ऐसे कर रहा था। नेक वर्टिब्राई अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। तो नेक की जो वर्टिब्राई, ये गर्दन की जो ये पीछे वाली जो हड्डी जाती है, रीढ़ की हड्डी वाली, ये सिर से प्रारंभ होती है ना, ये वाली हड्डी पीछे वाली, यहाँ वाली, तो ये तो जैसे एनाटॉमी क्लास में जब पढ़ाया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं कहेंगे उसको, डेड बॉडी दी जाती है। पोस्टमार्टम तो वो होता है जब जांच करके हम कोई बॉडी को सौंप देते हैं, अक्सर एक्सीडेंट के बाद भी पोस्टमार्टम होता है। लेकिन जो एनाटॉमी की क्लास होती है, इसमें बॉडी दे दी जाती है। अक्सर वो बॉडी कोई डोनेट करता है, या तो
ऐसे लावारिस बॉडी होती है जिसका कोई पूछने वाला नहीं होता, तो बच्चों को बिल्कुल दी जाती है कि उसको अपना ख़त्म करो चीर फाड़ के देख के। तो एनाटॉमी क्लास में जैसे खोल के दिखाया जाता है, तो नेक वर्टिब्रा जो था वो बिल्कुल वैसे ही उपस्थित था। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और बाकी जो चित्र थे वो हाथ दिखा रहे थे। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और रिब केज ये सीने का जो होता है इसको कहते हैं रिब केज। केज यानी पिंजरा, तो ये पिंजरे जैसा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर काफ़ी सॉफ्ट पार्ट्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, तो इसलिए ये पिंजरे जैसा। तो रिब केज भी, इसके भी कई व्यूज़, कई चित्र देखे जा रहे थे। एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्किल, और स्कल खोपड़ी के भी ट्रांसेक्शन, उसके मतलब तमाम पार्ट्स में करके वो देखे जा रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब दबाव खत्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, तो जाही हवास जो थे वहाँ के अधिकारी थे वो मुस्कुरा रहे थे। विजिबली रिलीव्ड दैट नो नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, तो वो काफ़ी आराम थे कि मतलब कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ। ये बॉडी मैंने पहले बताया वीडियो में कि काट काट के सोना अलग किया गया था बॉडी के हर एक टुकड़े को, लेकिन वो काफ़ी अब यह आराम में थे कि भाई पार्ट बॉडी के सुरक्षित हैं। मम्मी को नुकसान टुकड़े टुकड़े में ज़रूर कर दिया गया, लेकिन उसका कोई पार्ट गायब नहीं हुआ। आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड, ही सेड, पिछली रात तो मैं सोया नहीं, एक सेकंड के लिए आंख नहीं बंद हो पाई, सो नहीं पाया। ही सेड आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब जाऊँगा और सोऊंगा। यानी जो हमारा रिसर्च का काम था वो सक्सेसफुली पूरा हो गया, हमें जो कुछ स्टडी करनी थी, जो कुछ पढ़ना था, वो हमें मिल गया। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू दिस सैंडी ग्राउंड, और हम उस ट्रेलर से वहाँ से जब हम चले, वो गाड़ी जिसमें बैठ के ये सब जांच वाँच हो रही थी, ट्रेलर लंबी गाड़ी होती है, उसमें सारी मशीन वगैरह फिट थी, और मेटल स्टेयर्स, उसकी सीढ़ियों से उतरे, मेटल की धातु की बनी हुई, सैंडी ग्राउंड, वो बालू वाले ज़मीन पे। द विंड हैड स्टॉप्ड, तो हवा जो तूफानी थी वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जाड़े की हवा बहुत शांत, बहुत ठंडी चल रही थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मान लो मृत्यु चल रही हो। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और ये घाटी ही मौत की घाटी थी, क्योंकि चारों ओर मुर्दे ही मुर्दे दफन थे, दफनाए गए थे, गाड़े हुए थे। डिपार्टेड, वैली ऑफ डिपार्टेड, डिपार्टेड यानी जो लोग चले गए यानी डेड, वैली ऑफ डिपार्टेड यानी मरे हुए लोगों की घाटी। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टूथ्स टूम स्टूड ओरियन, और बिल्कुल टूथ के टूम पे यानी कब्र के एंट्रेंस पे ही ओरियन थे, ओरियन खड़े थे। ओरियन क्या होता है? द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशंट इजिप्टियंस नो एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। कॉन्स्टलेशन यानी जहाँ कब्र में घुसना था, पिरामिड के अंदर घुसना था, उसी के ठीक ऊपर कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन सेलेस्टियल बॉडी का ग्रुप, यानी ये तारों का, ग्रहों का एक समूह, अलग अलग समूहों को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो वो आसमान में बिल्कुल ठीक उसके ऊपर था, और जिसको उस समय प्राचीन काल के एंशंट के लोग, इजिप्ट के लोग मानते थे सोल ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस की आत्मा मानते थे। इन सितारों के समूह को ओसिरिस की आत्मा कहते थे। और ओसिरिस कौन थे? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु, ये जीवन के बाद, ये जब जीवन समाप्त हो जाएगा उसके बाद के देवता ये ओसिरिस थे, ऐसा वो लोग मानते थे। और उस समय, उस रात में, उस जाड़े की ठंडी रात में, वो सितारों का पूरा समूह उगा हुआ था आसमान में, मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। उस जो बालक राजा था, जो डेड बॉडी थी अंदर कब्र में, लग रहा था कि ये आफ्टर लाइफ जो गॉड हैं ओसिरिस, उनकी आत्मा जो आसमान में बिल्कुल ठीक सामने, वो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं उसकी सुरक्षा की, एक ऐसा। यानी मिला जुला के एक रहस्य का वातावरण जो पिरामिड्स के बारे में है, उस चीज़ को बिल्कुल अंत में भी लिखने का प्रयास किया साइंटिस्ट्स ने। अब ये सोचो कि ये सारे सारे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और टेक्नीशियंस जो कि साइंस के थे, इन लोगों ने इस तरह से लिखा है। तो उसकी जो मूल भावना यही है इन घटनाओं में ऐसी, कि रहस्यमयी बड़ा संस्कार ये बड़ा रहस्यमयी संसार रहा है पिरामिड्स का, बहुत ही रहस्यमयी संस्कार। तुम लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि वीडियोज़ वगैरह देखो, तो मम्मी और पिरामिड्स को और अच्छी तरह समझ पाओगे, और बड़ा आनंद भी आएगा, बड़ा रोमांचकारी। तो देखो, ऐसा इसमें आभास कराने का प्रयास किया कि टूथ की जब बॉडी बाहर आई तो नेचर भी एक सांप की तरह इस तरह तमाम घटनाएं हुई, डरावनी घटनाएं।
इमेजिन करो कि इतनी सारी बातें लिखी हों और उसके बिल्कुल कब्रों के बीच, ममीज़ के बीच इतना बड़ा रिसर्च ऐसे बड़े बड़े लोग रात भर कर रहे हों, इस तरह तूफान आ जाए, मशीन बंद हो जाए, तो कैसा लगेगा। काफ़ी रहस्यमय वातावरण रहा होगा। इसी चीज़ को फील करना, और इस रहस्यमय चीज़ को फील कर सकते हो जब कोलकाता म्यूज़ियम में जाके मम्मी को देखोगे ना, उसमें घुसने के बाद अपने आप तुम्हें ढेर सारी रहस्यमयी चीज़ों का अनुभव होगा। वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, तूतनखामन के बारे में वीडियोस इंटरनेट पे हैं कई, उनको देखोगे तो और बेहतर और अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाओगे। तो तुम्हारा चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। बाद में सोर्स लिखा हुआ कि लिया कहाँ से गया है, नेशनल जियोग्राफिक का वॉल्यूम 207 नंबर 6 से ये पार्ट थोड़ा सा लिया गया है। इसमें कई नए शब्द आएंगे, उनको तुम लोग डिक्शनरी कंसल्ट करके नोट कर लो, उनका अर्थ अच्छी तरह से तैयार कर लो। चैप्टर मैंने आज इस वीडियो में, थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर हुआ, लेकिन चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि सिलेबस काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी लंबा हो गया है तुम लोगों का। पहले बड़ा आसान था, अब 9th और 11th का सिलेबस इंग्लिश का काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ही लंबा सिलेबस लिटरेचर का हो गया है। तो अगर परिश्रम अधिक नहीं करोगे तो बहुत समस्याएं आएंगी। तेज करते रहो, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब लिखते रहो। जैसे स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुल जाता है, तो तुम लोगों की फेयर नोटबुक चेक करूँगा। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। बेहतर ये है ना, तुम लोगों के लिए अच्छा ये है कि अगला चैप्टर एक बार दो बार रीडिंग लगाए रहो। अब पढ़ाई के लिए देखो, तुम लोग बहुत ज़्यादा ये परेशान मत हो कि हम ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हैं। भाई पहले हम डांट मार के भी पढ़ाते थे, अब डांटने मारने पे भी रोक है। गार्जियंस को भी बुरा लगता है, तुम लोगों को भी बुरा लगता है। तो अब वही पढ़ेगा भैया जिसको पढ़ना है, जिसके अंदर वो भूख है, जिसके अंदर वो सोच है। और अब हम लोग भी बहुत रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डांटने मारने से देख रहा हूँ कि बुराई ही हो रही है, तुम लोगों को बुरा लग जा रहा है। तो क्या फ़ायदा भाई, ज़्यादातर टीचर्स इसीलिए न्यूट्रल हो गए। शिक्षा में इसलिए भी बड़ी गिरावट आई है, बहुत ज़्यादा शिक्षक का प्रयास नहीं करता, जो कर रहा है वो बात सुनता। सभी लोग ये समझाएं क्या ज़रूरत है, आपसे क्या मतलब है, क्यों परेशान है, पढ़े चाहे भाड़ में जाए। यार हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि तुम लोगों के साथ बुरा हो। खुद पढ़ने की भूख जागृत करो, जो भी कार्य हाथ में लियो अच्छी तरह से करो। कम से कम इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट तो एक दो बार रीडिंग लगाए रहा करो, फिर पढ़ाता हूँ साथ साथ पढ़ा करो। अगर किसी वर्ड में दिक्कत हो, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो उस वीडियो में कमेंट कर दिया करो, लिख दिया करो कि यहाँ से यहाँ तक, या ये वर्ड या ये फ्रेज, जैसे दो चार वर्ड एक साथ हैं उसको लिख दिया करो। तो जब भी ये देखूंगा उस पर तुम्हें आंसर दे दिया जाएगा। फिर कॉपी बनाते रहो। धन्यवाद।